चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है oogenesis। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस देखा था। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग क्या देख रहे थे? गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देख रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो था, स्पर्मेटोजेनेसिस था क्या भाई? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट। ठीक है, और अगर इसकी पोलैरिटी लेवल की बात करें तो इट वाज हैविंग द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में देख लिया था, और हमने देखा था स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, और किस तरीके से द होल प्रोसेस इज हार्मोनली कंट्रोल्ड। ठीक, नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे द न्यू टॉपिक, दैट इज द oogenesis। ठीक है, अब oogenesis क्या है भाई? तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवा। क्या बन रहा है इसमें? हैप्लॉइड ओवा या हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कराएगा। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन oogenesis प्रोसेस से होता है। दैट मीन्स टू से क्या फॉर्म हो रहा है? ओवा का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड ओवा। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर n रहेगा इसमें। फॉर्मेशन किससे होगा? फॉर्मेशन होगा आपका जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है। जर्मिनल एपिथेलियम, जैसे कि अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस जगह पर स्पर्म जहां फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो वॉल था, ठीक है, जो वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो हो गया आपका जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक, और उसी जर्मिनल एपिथेलियम से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? उसी जर्मिनल एपिथेलियम से फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म्स का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, तो ओवरी में भी जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ओवरी का हमने स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, तो जो ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम है उससे क्या होगा? उससे फॉर्मेशन होगा आपके हैप्लॉइड ओवा का। आई बात समझ में? तो कहता क्या है कि भाई ये एक प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स इन द ओवरी ऑफ और फीमेल गोनाड। ठीक है, तो फीमेल गोनाड में हैप्लॉइड ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां से हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है उसके जर्मिनल एपिथेलियम से। ठीक है, early stages of oogenesis occur by the time when the female is 25 weeks old। ठीक है, जो फीमेल का फिटस है, ध्यान से ये बात सुनिएगा, अर्ली स्टेजेस ऑफ oogenesis, यानी कि oogenesis प्रोसेस का शुरुआती स्टेज जब शुरू हो रहा है, ठीक है, तो शुरू कब हो रहा है भाई? ये स्टेज शुरू हो रहा है व्हेन दी fetus is 25 weeks old। यानी कि यहां क्या समझना है? यहां समझना है कि जो फिटस है जब 25 वीक का रहता है तब से ही अर्ली स्टेजेस ऑफ oogenesis उसमें स्टार्ट हो जाता है ना, बिफोर द बर्थ, यानी कि जन्म से पहले ही उसमें oogenesis क्या हो रहा है? स्टार्ट हो जा रहा है, इनिशिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो oogenesis स्टार्ट हो रहा है कब? 25 वीक्स ओल्ड है, यानी कि oogenesis एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक,
एंड इस टाइम में क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है, एट दिस टाइम ऑल द उगोनिया हैव बीन फॉर्म एंड एंटर्ड द प्राइमरी oocyte स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस समय तक क्या होता है कि बहुत सारे उगोनिया का फॉर्मेशन हो गया होता है और वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी oocyte के स्टेज में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, किस में एंटर कर जाएंगे, तो प्राइमरी oocyte के स्टेज में एंटर कर जाते हैं। अब बोलेंगे सर प्राइमरी oocyte और उगोनिया क्या है। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वेश्चन आए कि भाई प्राइमरी oocyte और उगोनिया क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि भाई oogenesis जो प्रोसेस है ये भी 3 भाग में कंप्लीट होता है। ये भी कितने भाग में कंप्लीट हो रहा है, 3 भाग में। ठीक है, पहला फेज जो कहलाता है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। द फर्स्ट फेज इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, द सेकेंड फेज इज द ग्रोथ फेज एंड द थर्ड फेज इज द मैच्योरेशन फेज। ठीक है, पहला फेज हो गया मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो गया ग्रोथ फेज एंड तीसरा हो गया मैच्योरेशन फेज। ठीक, नाउ अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज की, ठीक है, सबसे शुरू वाले फेज की, तो क्या होता है कि भाई सर्टेन सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी विच आर लार्जर देन अदर्स फंक्शन एज जर्म सेल। तो सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम वो लेयर है जिससे क्या होगा, आपके जर्म सेल्स से क्या बन रहा है, जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा है कि भाई वो जर्मिनल एपिथेलियम। तो सर्टेन सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम क्या कह रहा है कि सर्टेन सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम, यानी जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, वो अपने साइज में बड़े हो जाते हैं। वो अपने साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, दिस इज आर जर्मिनल एपिथेलियम। ये हम क्या मान ले रहे हैं कि ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें कुछ सेल्स ऐसे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कि साइज में कुछ क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। साइज में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ओनली सर्टेन सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम गेन अ बिगर साइज, वो अपने साइज में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे एंड इट विल फंक्शन एज द उगोनिया। और वो किसकी तरफ काम करेंगे, इट विल फंक्शन एज द जर्म सेल। वो किसकी तरह काम करेंगे, जर्म सेल की तरह काम करेंगे। और देखिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स क्या हो जा रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं अपने साइज में, और इनमें क्या स्टार्ट होगा, इनमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। माइटोटिक डिविजन्स, इनमें क्या स्टार्ट हो रहा है, इनमें स्टार्ट हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, यानी इनमें माइटोसिस होगा। और ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे उगोनिया। सो ध्यान से समझिएगा, उगोनिया का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, उगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है आपके जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स से जो अपने साइज में बड़े हो गए, जो अपने साइज में क्या हो गए, बड़े हो गए। ठीक, और यही उगोनिया क्या बनाएंगे, ये उगोनिया बनाते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर। यही उगोनिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूगर। एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूगर, ध्यान से समझिएगा, ये क्या बना रहे हैं, यही उगोनिया बना रहे हैं एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूगर। और यही एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूगर आगे जाके एग नेस्ट में बदल जाएगा, एग नेस्ट में बदल जाता है। किस में बदल जा रहा है, एग नेस्ट में। ठीक है, अगर किसी को डाउट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से मैं आपको ये बता देता हूं एक बार। देखिए हो क्या रहा है कि ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है,
ये क्या है, ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है। और ये जर्मिनल एपिथेलियम बना किससे, ये जर्मिनल एपिथेलियम बना हुआ है जर्म सेल से, ठीक है, इस तरीके से सेल से बना हुआ है। ठीक, अब होता क्या है कि इसमें से कुछ सेल, इसमें से मान लेते हैं यहां का सेल, इसमें से कुछ सेल अपने साइज में बड़े हो जाते हैं। अपने साइज में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो अपने साइज में क्या होगा, वो बड़े हो गए। और इन सेल्स में क्या होगा, इन सेल्स में होगा माइटोटिक डिवीजन। इन सेल्स में होगा माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद, ध्यान से समझिएगा, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे oogonia। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, oogonia का फॉर्मेशन करा रहे हैं। और कहता क्या है कि सम 2 मिलियन oogonia और गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म इन ईच फीटस, ठीक है, फीटल ओवरी। जो फीटस का ओवरी होता है, ध्यान दीजिएगा, फीटस का जो ओवरी है उसमें कितना oogonia फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 2 मिलियन इन ईच ओवरी, ठीक है, 2 मिलियन फॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा है ये नंबर, ठीक है। और फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरीके से ये नंबर रिड्यूस हो जाता है और अंत में रिड्यूस होकर ओनली 450 बच जाता है, ठीक है। कितना बच जा रहा है, 450। तो फीटस का ओवरी में कितना oogonia का फॉर्मेशन हुआ है, अराउंड 2 मिलियन, ठीक है, इन ईच फीटल ओवरी, इन ईच फीटल ओवरी। और यही क्या करेंगे, सम 2 मिलियन oogonia forms in the fetal ovary and the oogonia from egg tube forms the egg tube of Fluger, egg tube of Fluger। और यही oogonia एक बंच कह सकते हैं, एक क्या कह सकते हैं, एक बंच या एक कलेक्शन कह सकते हैं। नाउ दे विल फॉर्म a special structure in the ovary called the egg tubes of Fluger, है ना। आप बोलेंगे सर इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रखना है, आपको क्या जान के रखना है, बस आपको इसका नाम जान के रखना है कि ये भाई फॉर्मेशन हो कहाँ रहा, ठीक है। एंड देन इस एग ट्यूब ऑफ फ्लूगर से क्या बन जाएगा, एग नेस्ट। तो हम क्या जानते हैं, एक नेस्ट होता है, नेस्ट में क्या रहता है, बहुत सारे अंडे रहते हैं, ठीक है। तो ये नेस्ट भी उसी तरीके से है, ठीक है। हम सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो ये नेस्ट भी उसी तरीके से है, और इस नेस्ट में क्या रहेगा, oogonia, मल्टीपल oogonia रहेंगे। और वही oogonia फिर फाइनली अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है हर मतलब एक महीने में, ठीक है। वही oogonia क्या होगा, स्टार्ट करेगा डेवलपमेंट। नाउ वो oogonia से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हमने देखा कि भाई मैचुरेशन फेज में क्या हो रहा है, oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है, और उससे हम लोगों ने देखा कि एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूगर एंड फाइनली एग नेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, अब ग्रोथ फेज में हो रहा है कि भाई वन oogonia ऑफ द एग नेस्ट ग्रोज इन साइज एंड फंक्शन एज प्राइमरी oocyte। तो एक जो oogonia रहेगा उस एग नेस्ट से वो ग्रोथ करेगा और क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा प्राइमरी oocyte। इट विल फंक्शन एज द प्राइमरी oocyte, इट विल फंक्शन एज द प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte की तरह, तो इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिएगा oogonia का फॉर्मेशन हो चुका है,
ठीक है। नाउ इस उगोनिया में माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। माइटोटिक डिफरेंशिएशन मतलब माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। एंड इट विल फॉर्म मल्टीपल प्राइमरी oocytes। इसी से किसका फॉर्मेशन होगा? बहुत सारे प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। और ये उगोनिया कहां प्रेजेंट है? ये उगोनिया प्रेजेंट है आपके एग नेस्ट में, ठीक है। और वहां से किसका फॉर्मेशन कराएगा? ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक। अब बोलेंगे सर इसमें पोलोइडी लेवल कितना है? इसमें पोलोइडी लेवल कितना है? तो यहां पर उगोनिया का पोलोइडी लेवल 2n है। ये वाले जो भी हैं ये सब इनका पोलोइडी लेवल 2n है। इनका पोलोइडी लेवल कितना है? 2n है। That means to say this formation from the oogonia to the primary oocyte, from oogonia to the primary oocyte takes place in fetal life। यानी जब फीटस में रहता है तभी ये चीज डेवलपमेंट होता है। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये डेवलपमेंट इन द फीटल स्टेज में हो रहा है। किस में हो रहा है? फीटल स्टेज में, मतलब जन्म से पहले जब एक फीमेल फीटस मां के गर्भ में रहती है, ठीक है, इन द वूम, उसी समय ये चीज प्रोसेस हो रहा है। कब हो रहा है भाई? तो ये वाला प्रोसेस कहां से? oogonia से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ कहता क्या है कि भाई द अदर सेल्स ऑफ द एग नेस्ट फॉर्म एपिथेलियम कवरिंग ओवर इट, जिसको हम लोग फॉलिकुलर शीथ कहते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एग नेस्ट से एक सेल क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte बनता है फाइनली। नाउ व्हाट हैपेंस टू द अदर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एग नेस्ट? So the other cells that are present in the egg nest forms the follicular sheath। follicular sheath ये क्या बना लेता है? ये एक फॉलिकुलर शीथ बना लेता है। शीथ का मतलब एक कवरिंग, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। एक कवरिंग और एक लेयर बना लेता है। और फिर उस प्राइमरी oocyte को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्राइमरी oocyte को हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल कहा जाएगा। बोलेंगे सर प्राइमरी फॉलिकल कैसे कह रहे हैं? थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। तो देखिए होता क्या है कि ये हमारा प्राइमरी oocyte है, मान लेते हैं दिस इज द प्राइमरी oocyte। Now what happens that other cells other than the primary oocyte that were present in the egg nest में जो other cells present थे वो क्या करेंगे? वो इसके चारों तरफ एक सेल का कवरिंग बना लेंगे इस तरीके से। आई होप ये कवरिंग दिख रहा है, ठीक है। एक लेयर बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या सेल्स कैसे कैसे अरेंज्ड है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग तो ओवरव्यू देख रहे हैं, आई बात समझ में? तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फेज देख लिया। अभी हम लोग चल रहे हैं ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में क्या देख रहे हैं भाई? वन oogonia forms the primary oocyte gets covered with the other cells of the egg nest to form the follicular sheath and then they are called the primary follicle। वो क्या कहलाते हैं? फिर वो कहलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल आफ्टर इट हैज बीन सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर शीथ। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब नंबर देखिए, कितना नंबर बच गया सर? तो 2 मिलियन था। कितना था? 2 मिलियन था। देखिए 2 million। Now the number gets reduced to 60,000 to 80,000। कितना हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो डीजेनरेट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? डीजेनरेट मतलब खत्म होते जाना, बहुत सारे। तो उन 2 मिलियन से कितने बच जाते हैं? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच जाते हैं। कितने बच जा रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000। ना अगर हम थर्ड फेज की बात करें जिसको हम लोग मैचुरेशन फेज कहते हैं। किसको क्या कह रहे हैं? मैचुरेशन फेज कह रहे हैं। तो ये शुरू होता है फीटल स्टेज में। ये फीटल स्टेज में शुरू तो हो जाता है
the maturation phase, that is the third phase, the maturation or the third phase begins in the fetal stage. ये fetus में ही शुरू होता है. किस में शुरू हो रहा है? fetus में ही होना शुरू होता है, लेकिन ये रुक जाता है. ये क्या हो जाता है? It gets arrested in the dikinesis stage of prophase 1. तो हमने क्लास 11th में सेल डिवीजन जो है वो पढ़ा है. सेल डिवीजन में हमने वेरियस जो उसके फेजेस है वो भी देखा है. और होता क्या है भाई, ये शुरू तो होता है मैच्योरेशन फेज एक फिटस के फिटल ओवरी में, ठीक है, फिटल ओवरी में ये शुरू हो जाता है, लेकिन ये इंटरप्ट भी हो जाता है. आप बोलेंगे इंटरप्ट होने का मतलब क्या हुआ सर? इंटरप्ट होने का मतलब हुआ रुक जाना. ठीक है, कब रुक जाना? तो डाइकाइनेसिस स्टेज में. डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस स्टेज में ये रुक जाता है. और इसी स्टेज में रहता है. तो ध्यान देने वाली यहां बात है कि डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि भाई किस स्टेज में वो रुक रहा है. तो आपको ध्यान रखना भाई ये डाइकाइनेसिस स्टेज कौन सा स्टेज है? तो ये 5th स्टेज होता है. कितना स्टेज हो रहा है? ये 5th स्टेज हो रहा है. दैट इज द लास्ट स्टेज. ठीक है, इट इज द 5th स्टेज और द लास्ट स्टेज व्हेन द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट एंड क्रॉसिंग ओवर हैज ऑकर्ड. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं इसमें डाइकाइनेसिस में. एंड काइस्मा has occurred. क्या क्या हो रहा है भाई इस स्टेज में? इस स्टेज में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स have separated and crossing over has occurred. यानी कि क्रॉसिंग ओवर, आप जानते हैं ना ये वाला जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ये चीज, ये जो यहाँ पर जंक्शन बन रहा है, दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉस करते हैं, तो दैट क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड. दैट क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड, वो क्रॉसिंग ओवर हो गया रहता है. तो मेरे को ये चीज इतना आपको डिटेल में यहाँ नहीं बताना है, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ा है. ठीक है, आपको क्लास 11 का कंसेप्ट अच्छे से समझ के रखना होगा, तब आपको ये स्टेज समझ में आ जाएगा. लेकिन एज अ जनरल ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया है, इज कंप्लीट एंड द क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड. इट इज द 5th स्टेज. और आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कौन सा स्टेज है? 5th स्टेज है. ठीक है, हमने क्या देखा कि भाई जो ग्रोथ है वो रुक गया. कौन से स्टेज में? वो रुक गया है डाइकाइनेसिस स्टेज में, प्रोफेज 1 के, है ना. अब क्या होगा? अब जन्म होगा. अब उस फीमेल जो है, फीमेल जो बेबी है, उसका क्या होगा? जन्म होगा. और जन्म तक वो अरेस्टेड, अब उसी स्टेज में रहेगा, जन्म तक अरेस्टेड ही रहेगा, जन्म के बाद भी अरेस्टेड रहेगा. कब तक अरेस्टेड रहेगा? जब तक फीमेल प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती है. तो कब तक अटेन नहीं करेगी भाई? तो 12 से 13 साल या कई बार 14 साल. तो दिस फेज जो कि हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, इस फेज तक वो इंटरप्टेड ही रहेगा. क्या रहेगा? इंटरप्टेड रहेगा. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहां से क्या हो रहा है कि भाई प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया बहुत सारे. नाउ प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया एंड देयर नंबर हैज आल्सो बीन डिक्रीज्ड टू 60,000 to 80,000. Now one of the primary oocyte now starts dividing. अब ये डिवीजन स्टार्ट करेगा, लेकिन अरेस्ट हो जाता है कब? इन दी प्रोफेज 1. डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है. दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन. ठीक है, यहां क्या देखेंगे? ये अरेस्ट हो गया है और यहां पर अब जन्म भी होगा
देखिए यहाँ इस ये लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज द बर्थ एंड दिस फेज इज द प्यूबर्टी, यानी कि ये वाला जो है ये अरेस्टेड इतना तक ऐसे ही रहेगा बिना किसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। बिना किसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्राइमरी oocyte है वो उसी तरीके से रहेगा। कब तक? जब तक वो फीमेल प्यूबर्टी ना अटेन कर ले। आई बात समझ में? यहां तक किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग ना। किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो डाउट नहीं है तो हमने क्या देखा था कि ये हमारा प्राइमरी oocyte था। इस प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक लेयर डेवलप हो गई। क्या हो गई थी? एक लेयर डेवलप हो गई फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एग नेस्ट। इन लेयर को हमने क्या कहा? इस लेयर को हमने क्या कहा? फॉलिक्यूलर शीथ। एंड देन दिस was called the primary this was called the primary follicle. Primary follicle। ना अब क्या होगा? अब जन्म हो चुका है, प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं, उसके बाद इसमें जो डिवीजन का स्टेज है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा जी। यानी कि जो अरेस्टेड फेज था वो क्या होगा? वो स्टार्ट होगा। अरेस्टेड मतलब जो रुका हुआ स्टेज था, वो रुका हुआ स्टेज डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1 में वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वो कंप्लीट होगा। ठीक है। एंड प्राइमरी फॉलिकल जो है यहाँ पर वो अपना स्टेजेस आगे डिवीजन का स्टार्ट होगा। एंड द फॉलिकुलर शीथ, ये जो फॉलिकुलर शीथ है, ठीक है, इट विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, इसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है। और ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ये क्या बनाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलिकुलर शीथ में फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और ये बनाएगा ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर प्यूबर्टी होने के बाद फॉलिकल्स एंड देयर कंटेन्ड oocyte रिज्यूम डेवलपमेंट। ठीक है। यूजुअली 1 at a time and once at a month, मतलब एक मंथ में एक बार, एक मंथ में एक बार और एक ही ओवरी से। जो फॉलिकुलर शीथ मैंने बताया वो फॉलिकुलर शीथ डिफरेंशिएट हो जाता है लेयर्स में ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या कहलाता है? इनटू लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और फिर इन ग्रैनुलोसा सेल्स में और डिफरेंशिएशन होगा तो फिर वो बना लेंगे एक नया लेयर जिसको हम लोग कहते हैं थीका सेल्स। थीका सेल्स का लेयर। किसका लेयर? थीका सेल्स का लेयर। दिस अकर्स बाय फर्दर डिफरेंशिएशन। दिस अकर्स बाय फर्दर डिफरेंशिएशन। अनदर लेयर कॉल्ड थीका डेवलप्स फ्रॉम कॉर्टेक्स। और ये कहां से बन रहा है? ये बन रहा है कॉर्टेक्स से। तो मैंने ओवरी का जो डायग्राम आपको लास्ट बार बताया था उसमें मैंने कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट बताया था। ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है उससे थीका सेल्स का डेवलपमेंट होगा। उससे क्या होगा? उससे थीका सेल्स का डेवलपमेंट होता है। एंड नाउ द थीका सेल्स डिफरेंशिएट्स। ये इस थीका सेल्स में भी डिफरेंशिएशन होता है। इस थीका सेल्स में भी डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले हमने क्या देखा? एक ग्रैनुलोसा लेयर बना, अनदर लेयर ऑफ थीका सेल्स डेवलप, यानी कि ग्रैनुलोसा लेयर अलग है और थीका सेल्स का लेयर अलग है। ठीक है। एंड क्या होगा भाई? इस थीका लेयर से ही एक दो लेयर बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा? 2 लेयर और बढ़ जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, यानी कि यही थीका सेल्स का जो लेयर है ये डिफरेंशिएट हो जाता है एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर। तो जो बाहर की ओर रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका थीका एक्सटर्ना और अंदर वाला जो रहेगा वो थीका इंटरना कहलाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग डायग्राम देखेंगे। चलिए,
आई। तो इस डायग्राम में देखिए ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, जिससे कि आपका क्या बनेगा, जिससे कि आपका oocyte का डेवलपमेंट होगा, पूरे ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल यानी कि शुरुआती एकदम शुरू समय, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लेयर डेवलप हो रहा है। देखिए फॉलिकुलर लेयर, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स, क्या कह रहा गया है, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। अर्ली प्राइमरी मतलब इसमें सेल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। लेट प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, लेट प्राइमरी फॉलिकल में हमने देखा कि भाई जो फॉलिकुलर शीथ है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो जा रहा है ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर एंड थीका लेयर। कौन सा, थीका सेल्स का लेयर, है ना। कितने लेयर बन गए, 2 लेयर बन गए। अब वो जो लेट प्राइमरी फॉलिकल है, वो जो लेट प्राइमरी फॉलिकल है उसमें क्या होगा, इस थीका सेल्स के लेयर में, ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं बाहर वाला, इस थीका सेल्स के लेयर में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। इसमें क्या स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा एंड द थीका सेल्स विल डेवलप इनटू 2 डिफरेंट लेयर, दैट इज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो देखिए कितने लेयर्स का डेवलपमेंट हो गया, 3। पहला कौन सा, पहला ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर, दूसरा थीका एक्सटर्ना, तीसरा थीका इंटरना। और जब ध्यान से समझिए, जब थीका सेल्स का लेयर डिफरेंशिएट हो जाता है थीका एक्सटर्ना में और थीका इंटरना में, तब उसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल ना कहकर वो किसमें क्या, वो बदल जाएगा, वो बदल जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें बदल गया, सेकेंडरी फॉलिकल। आई बात समझ में, दैट मीन्स टू से कि भाई जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो कब बनता है, वो बनता है जब थीका सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। अब एक और चीज, जो थीका एक्सटर्ना होता है वो फाइब्रस होता है। वो कैसा होगा, फाइब्रस होता है, फाइब्रस इन नेचर, फाइबर्स की तरह होगा, है ना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करते रखने हैं। और जो थीका इंटरना होता है वो सेल्यूलर होता है। वो कैसा होता है, सेल्यूलर होता है। तो दैट मीन्स द थीका एक्सटर्ना इज फाइब्रस वेयरएज थीका इंटरना इज सेल्यूलर। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर डाउट नहीं हो रहा है फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उस समय डाउट बहुत सारा अराइज हो जाएगा। एनीवे, चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल, when are we going to call this as a secondary follicle? We are going to call this as a secondary follicle when the granulosa cells are present, as well as the theca layers have been differentiated into the theca externa and the theca interna. Now what happens, अब इसमें फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो when how does the development start? तो ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा। ये क्या बनेगा, टर्शरी फॉलिकल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सब तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यही डेवलपमेंट स्टेजेस को कहा गया है, अर्ली प्राइमरी, लेट प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद लास्टली जो मैच्योर्ड हो गया वो ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। तो अगर हम टर्शरी फॉलिकल की बात करें, जो कि किससे डेवलप हुआ है, जो कि सेकेंडरी फॉलिकल से डेवलप हुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें कैविटी या फ्लूइड फिल्ड स्पेस डेवलपमेंट होने लगता है। ये देखिए, ये 3 फ्लूइड फिल्ड स्पेस देख रहे हैं आप, डिफरेंशिएट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो, और ध्यान देने वाली एक और बात है, चलिए यहां देखिएगा, इस डायग्राम में देखिए, ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस यानी कि ये जो स्पेस डेवलप हो रहा है, ये किस लेयर में डेवलप हो रहा है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स के लेयर में डेवलप हो रहा है ना। ये किस में डेवलप हो रहा है, ग्रैनुलोसा सेल में। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना में ये चीज नहीं हो रहा है। ये किस में हो रहा है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स में डेवलपमेंट हो रहा है,
है ना. सो द ग्रैनुलोसा सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग पर्टिकुलर लिक्विड या पर्टिकुलर फ्लूइड कॉल्ड द लिकर फॉलिक्यूलाई. लिकर फॉलिक्यूलाई, लिकर फॉलिक्यूलाई. चलिए, तो जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, यानी कि ये वाले, ये जो ब्लू कलर में आप जो ग्रैनुलोसा सेल्स देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये एक कैविटी बनाने का डेवलपमेंट करते हैं. ये कैविटी का डेवलपमेंट करते हैं. ये जो कैविटी आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ कैविटी. ठीक है, इस कैविटी को क्या नाम दिया गया है? इस कैविटी को नाम दिया गया है एंट्रम. इनको क्या नाम दिया गया है? एंट्रम. ANTRUM, एंट्रम. ठीक है. So the granulosa cells forms a cavity known as the antrum. और इस एंट्रम में क्या होता है? एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं. ये कौन से सेल सिक्रीट कर रहे हैं? तो ग्रैनुलोसा सेल्स ही एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लिकर फॉलिक्यूलाई. क्या कहते हैं? लिकर फॉलिक्यूलाई. और वही लिकर फॉलिक्यूलाई इस स्पेस में भरते जाता है. इस स्पेस में क्या होगा? भरते जाएगा. इसमें भरते जा रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, ये जो फ्लूइड भर रहा है, ये जो फ्लूइड भर रहा है, इसमें क्या होगा? ये फ्लूइड पुश करेगा. ये पुश करेगा आपके इस oocyte को, सेकेंडरी oocyte जो है, ठीक है, इस oocyte को ये क्या करेगा? पुश करेगा एक साइड. ठीक है, एक साइड में पुश कर रहा है. तो देखिए, ये इस तरफ की ओर इसको पुश करेगा. अब कोई भी चीज बढ़ रहा है एक तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर कुछ चीज है, मान लेते हैं कि इस जगह पर देखें कि यहाँ पर कुछ चीज है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, और यहाँ से कोई चीज ग्रोथ कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको पुश करेगा, पुश करके हटाएगा. तो ये इसको पुश करता है और एक साइड में ढकेल देता है. एक साइड में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. देखिएगा स्पाइनल स्टेट में एक साइड में, बीच में नहीं है. बीच में क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ना. ये देखिए, ये सेकेंडरी oocyte इस तरफ पुश होने लगता है बाय दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंड इट फॉर्म्स अ जंक्शन, या एक ब्रिज की तरह फॉर्म हो जाता है. ये कनेक्टेड है ऐसे, तो एक ब्रिज की तरह यहाँ एक फॉर्मेशन हो गया. ये ब्रिज, दिस ब्रिज इज नोन एज द क्यूमुलस ओफोरस. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस ब्रिज को कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस. CUMULUS, क्यूमुलस ओफोरस. ब्रिज जो है वो बन जाता है और क्या कहलाता है? क्यूमुलस ओफोरस कहलाता है. चलिए, लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो ये स्ट्रक्चर देखेंगे. ये जो स्टेज है, इसको हम लोग फाइनली जो मैच्योर फेज है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल स्टेज कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल स्टेज, है ना. इसके बाद का डेवलपमेंट यहाँ. और यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि जब सेकेंडरी से टर्शरी का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर डिवीजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राइमरी से, जब सेकेंडरी से टर्शरी का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ सेकेंडरी oocyte, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया है. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है? सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरीके से हो रहा है. नाउ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया, यानी यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हैज अकर्ड. यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? हो जाता है. यानी अब यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए. कितने हो गए? n नंबर. अब बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर 2n है, आप बोल रहे हैं यहाँ पर n हो गया, तो अदर n कहाँ गया? अदर n कहाँ गया? यही ना क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर यहाँ पर 2n का स्ट्रक्चर है और इस जगह पर n का स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अदर n कहाँ गया? सिंपल सी बात है. देखिए, यहां अगर इस आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, आई होप आप ये दिखेगा आपको.
अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप दिख रहा है ना, हाँ, तो आप जब ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये सेकेंडरी oocyte, other color let me use, this is the secondary oocyte having the n number of chromosomes. इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? n number of chromosome है, ठीक है, it is having the n number of chromosome. एंड एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर बॉडी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर बॉडी. तो ऑब्वियसली अब ये डिवाइड कर रहा है तो 2 सेल में न बदलेगा, है ना. तो हमने क्या देखा कि वहां जो प्राइमरी था वो अब जब सेकेंडरी oocyte बना है, तो सेकेंडरी oocyte बना है तो ऑब्वियसली 2 बना होगा, ठीक है. तो आप बोल रहे हैं सर कि यहाँ एक बड़ा है, लार्ज है, ठीक है, और क्या कहला रहा है वो कहला रहा है आपका सेकेंडरी oocyte. सो द अदर वन इज कॉल्ड द पोलर बॉडी. उसको क्या कहते हैं, पोलर बॉडी. पोलर बॉडी का कंसेप्ट यहाँ पर आता है. पोलर बॉडी बार बार पूछा जाता है कि कितने पोलर बॉडी फॉर्मेशन होते हैं, तो हम लोग अंत तक देख लेंगे वही कितने पोलर बॉडी बन रहे हैं. नाउ होता क्या है पोलर बॉडी में कि जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. क्रोमोसोम्स तो इक्वली बट गए, क्रोमोसोम्स तो इक्वली बट गए, उधर चला गया n, इधर चला गया n, क्योंकि हम 2n से आ रहे हैं n में. प्राइमरी से अब सेकेंडरी oocyte बने हैं, प्राइमरी से क्या बने हैं, सेकेंडरी oocyte बने हैं. तो 2n से हमने n का फॉर्मेशन यहाँ करा लिया. क्रोमोसोम्स यहाँ n है, क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी n है, पोलर बॉडी में भी n ही रहेगा. लेकिन ये पोलर बॉडी contains the least cytoplasm. This polar body contains the least, यानी कि बहुत कम साइटोप्लाज्म, ठीक है, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स, बहुत हर चीज इसमें जो भी सेल का ऑर्गेनेल्स है वो डिवाइड होता है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. वो क्या हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. एंड फाइनली द पोलर बॉडी डीजेनरेट्स. पोलर बॉडी क्या हो जाता है, डीजेनरेट, यानी कि खत्म हो जाता है, ठीक है. तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है सेकेंडरी oocyte. क्या बचा, सेकेंडरी oocyte हैविंग दी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो हमने क्या देखा यहाँ पर 2n से n बन गया, 2n से n बन गया. हमको यही ना चाहिए था, 2n से n बन जाए, 2n से n बन जाए, हमको यही चाहिए था. तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है ना. नाउ चलिए, तो 2n से n का फॉर्मेशन हो गया, हमने देख लिया. अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और ये फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं सेल्स. इसके सेल्स क्या होते हैं, फर्दर डिफरेंशिएट्स होते हैं. एंड आप यहाँ पर एक ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंटरम. इसको क्या कहेंगे, इसको एंट्रम कहते हैं. दिस फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर हैज पुश्ड द सेकेंडरी oocyte टू वन साइड. ये एक साइड में इसको क्या कर चुका है, पुश कर चुका है ना. इस स्ट्रक्चर ने सेकेंडरी oocyte को एक तरफ पुश कर दिया है. पोलर बॉडी डिजेनरेट हो चुका है. आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो लेयर है ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जंक्शन बना हुआ है, क्यूमुलस ओफोरस बना हुआ है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना भी बना हुआ है. द येलो वन इज द थीका इंटरना, दैट इज द सेलुलर. आउटर वन इज द थीका एक्सटर्ना, दैट इज द फाइब्रस, ठीक है ना. यहाँ वाले जो ग्रैनुलोसा सेल्स रहते हैं, देखिए तो अभी भी येलो ब्लू कलर दिखा रहा है ना. जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप रहते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, सेल ऑफ लेयर दैट इज कॉल्ड द ज़ोना पेल्यूसिडा. वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाएंगे ज़ोना पेल्यूसिडा, ZONA, ज़ोना पेल्यूसिडा. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ोना पेल्यूसिडा कहाँ बना हुआ है, ठीक है. A non-cellular thick glycoprotein-rich layer occurs between oocyte and the corona radiata. It is called the zona pellucida. तो उसको क्या बनाएगा, वो बना लेता है एक सेल का लेयर जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, zona pellucida. अब होता क्या है कि अब ये मैच्योर हो गया. अब ये क्या हो गया है, ये पूरा जो फॉलिकल देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया है,
मैच्योर, दिस मैच्योर फॉलिकल, दिस मैच्योर, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलिकल कहला रहा है, तो दिस मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसमें क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। तो अभी ध्यान दीजिए, इसको हमने ओवम नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? इसको हमने ओवम नाम नहीं दिया है, इसको अभी भी हम क्या कह रहे हैं? इसको अभी भी हम सेकेंडरी oocyte ही कह रहे हैं। तो ओवरी से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है? ओवरी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है आपको ओवरी से। ओवरी से ओवम नहीं रिलीज हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte। तो बोलेंगे सर ओवम कब बनेगा? तो ओवम बनेगा इन द लेटर स्टेज, ठीक है, इन द लेटर स्टेज। लेकिन रिलीज किस स्टेज में हो गया? रिलीज हो गया आपके सेकेंडरी oocyte में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि भाई ओवम रिलीज हो रहा है, ना, वो ओवम नहीं रिलीज हो रहा है, वो क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte। हाँ, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, लेकिन हम लोग उसको ओवम ओवम बोलते हैं क्योंकि फाइनली वो स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जब स्पर्म एंटर करता है इस सेकेंडरी oocyte में, तो ओवम में बदल जाता है। लेकिन रिलीज क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है वो आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब यहाँ ग्रोथ हो चुका है, यहाँ मतलब डिवीजन हुआ, यहाँ डिवीजन हुआ, इसमें डिवीजन नहीं हुआ, ये अरेस्टेड है, यहाँ पर भी अरेस्टेड है। मेटाफेज 2 में किस में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 में। सो दिस इज नाउ अरेस्टेड इन दी मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड है और इसी अरेस्टेड स्टेज में ये रिलीज हो जाता है ओवरी से। ओवरी से क्या होगा? ओवरी इस तरीके का है, चलिए ओवरी, ये हमारा ओवरी बन गया। अरे मान लेते हैं ये हमारा ओवरी है, ये क्या हो गया? रिलीज हो गया यहाँ से। देखिए ये हमारा ओवरी है, ओवरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte एंड दिस सेकेंडरी oocyte इज स्टिल अरेस्टेड इन दी मेटाफेज 2। ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है क्योंकि हम लोग जानते हैं मियोसिस होता है तो कितने सेल्स बनते हैं? 4। कितने बनते हैं? 4। अभी तो यहाँ पर आप तीसरा देख रहे हैं, है ना। तो ये अरेस्टेड है किस स्टेज में? दिस इज अरेस्टेड इन द मियोसिस 2। मेटाफेज 2 यानी कि the secondary oocyte proceeds with meiosis 2 but the division get arrested in metaphase 2 क्योंकि पूरा meiosis कंप्लीट नहीं हुआ है। meiosis 1 और meiosis 2 होता है, हम जानते हैं ये बात। meiosis 1 एंड meiosis 2 होता है। meiosis 1 कंप्लीट हो गया, meiosis 2 कंप्लीट नहीं हुआ है और meiosis 2 के किस स्टेज में रुक गया है? मेटाफेज 2 में। क्यों रुका है? रुकने का कारण है यहाँ पर सर मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर MPF ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर MPF। एक्यूमुलेशन ऑफ कौन सा फैक्टर है? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, दैट इज MPF। और इस स्टेज में ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है ओवरी से एंड फिर फर्दर फ्यूजन होगा। और फ्यूजन में क्या होगा कि भाई एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर आता है और उसमें फिर वो अपना सेल डिवीजन पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेता है। तो वो हम लोग फिर से देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि रिलीज हो चुका है, रिलीज हो गया है, किस फेज में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन वाला जो केस है वो तो हम लोग अलग से देखेंगे। क्या इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ठीक है। तो इससे पहले वाला अगर देखेंगे तो सबसे पहले ऊगोनिया था,
सबसे पहले ओगोनिया, ओगोनिया से क्या बना, प्राइमरी oocyte, प्यूबर्टी अटेन किया, फिर वही प्राइमरी oocyte में डिवीजन हुआ, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ यहाँ पर, और एक पोलर बॉडी बन गया। ये पोलर बॉडी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर चला गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर आ गया, आया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मेटाफेज 2 होना है, ठीक है, एंड रिलीज हो गया इस स्टेज में। ये देखिए सेकेंडरी oocyte में ये रिलीज हो गया। फाइनली जब स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के अंदर घुसेगा, फर्टिलाइज करेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, जैसे ही घुसेगा स्पर्म तो वो बन जाएगा, एक पोलर बॉडी बना देगा और एक ओवम बना देगा। यानी कि अल्टीमेटली जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है किसको, ओवम को ही फर्टिलाइज कर रहा है। लेकिन ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, ओवरी से रिलीज हो रहा है आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ओवरी से रिलीज हो रहा है सेकेंडरी oocyte। तो ये बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनका ध्यान जल्दी कोई नहीं देता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ ओवम बन गया और सेकेंडरी पोलर बॉडी। अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये होगा। और क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 23। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं आज, और अगर टाइम रहा तो आगे हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लाइव क्लास वाले, ठीक है। तो हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनल कंट्रोल था उसी तरीके से ये भी हार्मोनल कंट्रोल है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा ही था, हमको उससे आइडिया लग गया होगा कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। क्या रिलीज किया, GnRH, है ना। किससे रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से, यानी कि हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, एंड दैट GnRH will act on the anterior pituitary। वो किस पे एक्ट करेगा, anterior pituitary, यानी कि आगे वाला पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बता दिया, ये हाइपोथैलेमस ऊपर हो गया, ऊपर का रीजन, और ये नीचे हो गया क्या, पिट्यूटरी। दैट हैंग्स, पिट्यूटरी क्या करता है, हैंग करता है ना हाइपोथैलेमस से नीचे। सो दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी पे गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा फॉलिकुलर ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ oocyte। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, follicular growth and maturation of oocyte। कौन सा, FSH। FSH क्या करा रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ कराएगा एंड मैचुरेशन ऑफ oocyte। तो देखिए ये जो फॉलिकल्स का ग्रोथ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है किसके कारण, FSH के कारण। FSH एक्ट कर रहा है इस पे, है ना। हाँ, इन फॉलिकल्स का ग्रोथ होता रहा है। देखो यहां से देखो फॉलिकल्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं। सेल्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेयर्स बढ़ रहा है, लेयर्स अलग अलग हो रहे हैं, एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, एंट्रम इसमें बड़ा कैविटी बना रहा है। तो क्या हो रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ ही तो हो रहा है। और कौन करा रहा है, FSH। और ये oocyte जो है, oocyte का मैचुरेशन कौन करा रहा है, FSH। oocyte का मैचुरेशन कौन करा रहा है, FSH, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब और एक चीज, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। वो क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन। यानी हमने क्या देखा, ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप कर रहे थे ना, उनका नंबर बढ़ रहा था धीरे धीरे। देखिए तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से ग्रैनुलोसा सेल्स डिफरेंशिएट हो रहा है, इनका नंबर बढ़ रहा है, लेयर्स बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम अभी हम बोल रहे हैं कि सर
ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है एस्ट्रोजन। क्या बना रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है, एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है ग्रैनुलोसा सेल्स। नाउ इफ द नंबर ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स इज इंक्रीजिंग और द ग्रैनुलोसा सेल्स इज डिफरेंशिएटिंग, सो विल द एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चूंकि यहां पर ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का मात्रा भी बढ़ेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, एस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन क्या है भाई, फीमेल हार्मोन। हमने पढ़ा है ना, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन। सो एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। एज वेल एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा भी बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है, एलएच की मात्रा, क्योंकि एलएच सिक्रीट कौन कर रहा है, एंटी पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा है अलॉन्ग विद द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखो फॉलिकुलर मैचुरेशन और मैचुरेशन ऑफ oocyte फॉलिकुलर ग्रोथ करा रहा है। जितना ज्यादा ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ग्रैनुलोसा सेल्स का डेवलपमेंट होगा, उतना ही आपके एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अलॉन्ग विद द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की मात्रा तो बढ़ रही है ग्रैनुलोसा सेल्स के बढ़ते के कारण, लेकिन यहाँ पर और क्या हो रहा है, यहाँ पर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी मात्रा बढ़ रही है। यानी कि अगर हम क्लियर करें तो यहां देखेंगे हाई कंसंट्रेशन किसका है, हाई कंसंट्रेशन है एस्ट्रोजन का प्लस एलएच का। कंसंट्रेशन किसका हाई है, एस्ट्रोजन का और एलएच का। सो अंडर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन and luteinizing hormone ovulation occurs। चलिए यहाँ देखिएगा, एस्ट्रोजन की मात्रा हाई है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच की मात्रा हाई है। दोनों की मात्रा हाई जब रहती है, इस पोजीशन पे, इस हाई कंसंट्रेशन पे ही क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। कहां से, ओवरी से। तो ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। सेकेंडरी oocyte ओवरी से कब निकलेगा, जब एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा हाई है ना। और एक चीज देखिए, यहां पर अब हम नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए, चूंकि एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ेगा साथ साथ। ग्राफियन फॉलिकल से वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होता है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई एलएच और एस्ट्रोजन मात्रा हाई है और इसी में ओव्यूलेशन हो गया, है ना। और ये जो बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन है, ये बढ़ता हुआ जो एस्ट्रोजन की मात्रा है, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ये क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देता है। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड जीएनआरएच। दिस इज नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो एस्ट्रोजन की मात्रा जैसे ही एक लेवल से हाई हो जाती है, मतलब एक सर्टेन लेवल से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि भाई जीएनआरएच का सिक्रीशन बंद करो। जैसे ही जीएनआरएच का सिक्रीशन बंद होगा, वो फाइनली एलएच और एफएसएच को बंद कर देगा, ठीक है। तो ये आपका था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। अब बोलेंगे सर यहां प्रोजेस्टेरॉन कहां से आ गया, प्रोजेस्टेरॉन कहां से आ गया, ठीक है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल हमने देखा, दिस ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन which prepares the uterus to receive fertilized ovum। क्योंकि देखिए, ओवरी ने क्या कर दिया, ओवरी ने रिलीज कर दिया है सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पर बचा हुआ सेल्स बच जाएगा, ठीक है। वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहेगा। ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था,
ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और जो बचा हुआ सेल्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। ग्राफियन फॉलिकल भी सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल क्या है, पूरा कवरिंग है। oocyte उसके बीच में, सेकेंडरी oocyte उसके बीच में। तो सेकेंडरी oocyte का जो कवरिंग है वो तो यहीं रह जाएगा। क्या रिलीज होगा, केवल सेकेंडरी oocyte। सो एक बात आपको ध्यान में रखना है, दिस सेकेंडरी oocyte इज ओनली रिलीज। ये वाला पोर्शन ही रिलीज होता है, ये पूरा रिलीज नहीं होगा, ये पूरा रिलीज नहीं होगा। दिस ग्राफियन फॉलिकल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। एंड क्या होगा, ये रिलीज हो जाता है तो वो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ जो कवरिंग है वो रह जाता है ओवरी में। वो क्या रह जाता है, ओवरी में ही बचा रह जाता है। ठीक है, एंड सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर नाउ। चलो, तो वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाता है, वो जो बचा हुआ है वो बदल जाता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम में। वो एक स्ट्रक्चर बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि हम लोग फाइनली देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तो उसमें हम लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। कॉर्पस ल्यूटियम और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गए। अब ये फर्टिलाइज अगर होगा, योर क्लास हैज एक्सपायर्ड। ओके, चलो इसको हम लोग लास्ट बाकी और कंप्लीट कर लेंगे।